Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the MCQs of topic final accounts. Specifically, it is related to the BCom 1 and ICOM and many other disciplines related to accounting, commerce may also get help from these MCQs. इसके अलावा एक और वीडियो जो कि बीकॉम 2 के सिलेबस के ऊपर बेस करती है। अगर आप फाइनल अकाउंट्स का, क्योंकि बीकॉम 2 के अंदर जो फाइनल अकाउंट है वो ज़रा एडवांस लेवल का थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ से भी आप जो है वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन 20 से 30 MCQs ज़्यादा हैं, लेकिन इट इज़ क्वाइट एनफ फॉर यू टू कवर योर टॉपिक एट योर लेवल। तो इसके अंदर सबसे पहले जो 5 MCQs हैं उनका ताल्लुक जो है वो फेवरेबल बैलेंसेस के साथ है, और यानी कि आप इनको 5 को आप 10 कंसिडर करें कि जैसे कि लाइबिलिटीज़ का फेवरेबल बैलेंस, रेवेन्यूज़ का फेवरेबल बैलेंस और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस से क्या मुराद है कि अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं देन देयर फेवरेबल बैलेंसेस आर क्रेडिट, दे अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, एंड assets and expenses, favorable balances of assets and expenses are placed on debit side. अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपोजिट कर लें, उलट कर लें इसको, तो इनके जो अनफेवरेबल बैलेंसेस हैं तीनों के, लायबिलिटी के, रेवेन्यूज़ के और कैपिटल के, कि अगर ये फेवरेबल का क्या मतलब है कि ये इंक्रीज कर रहे हैं, और अनफेवरेबल का क्या मतलब होगा कि ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये उलट हो जाएंगे। ये 3 जो हैं ये डेबिट हो जाएंगे और ये 2 जो हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे। फिर इसी तरह इफ वी वांट टू नो द प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो जनरेट होता है थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, उसको देखने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट। If entity wants to know the actual profit or loss earned by the entity, it will make correct option profit and loss account। सिर्फ ट्रेडिंग का अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि इसका प्रॉफिट या लॉस है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अगर आप एंटिटी का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देखना चाह रहे हैं तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज मेड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये आप असेस करने के लिए, असर्टन करने के लिए किसको, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको असर्टन करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस को असर्टन करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका अपोजिट MCQ क्या बन सकता है जी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस लॉस जो है वो ट्रांसफर होता है डेबिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ओनली, then that profit will be transferred to the credit side of the profit and loss account, and in opposite case it will be transferred to the debit side of the profit and loss account. Gross loss is transferred to debit side of profit and loss account. Net profit or net loss is always transferred to capital. Net profit या net loss अगर सिर्फ ट्रांसफर करने का पूछा जा रहा है आपसे, तो ये याद रखें कि ये हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है। अगर तो प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस है तो वो नेट लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। ये एसेट्स और लायबिलिटीज
बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट हैं, मेजर हेड्स जो हैं वो दो ही हैं और ये बैलेंस शीट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कार्टेज, फ्यूल एटसेट्रा आर प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड के ऊपर वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर आप लगा रहे हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है उसको आप जो है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए वेजेस पे कर रहे हैं, कैरेज पे कर रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, कार्टेज है, उनको मशीनरीज को रन करने के लिए फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, तो ये तमाम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर ट्रीट किए जाते हैं। और क्रेडिट साइड के ऊपर दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो आपका सेल्स और दूसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं? जिनका डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो जो कंपनी के जो और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स, आप सैलरीज पे करते हैं, आप जो है क्या उसका नाम है रेंट पे करते हैं, इसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस की जाती हैं। जबकि परचेजेस लेस रिटर्न आर प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस और अगर परचेज रिटर्न है तो उन परचेजेस में से माइनस करके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर हम प्लेस करते हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यू मिस हो गया है कि जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर आप मेंशन करते हैं। इनडायरेक्ट रेवेन्यूज कौन से रेवेन्यूज हैं? इनडायरेक्ट रेवेन्यूज वो रेवेन्यूज होते हैं जो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है, फॉर एग्जांपल वो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उसको बेचता ही है कंपनी, तो वो उसका मेजर बिजनेस है, उसकी सेल्स मेजर है, तो वो ट्रेडिंग में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट रेवेन्यूज वो तमाम रेवेन्यूज हैं जो कि कंपनी के कोर बिजनेस जो है, जो मेन बिजनेस है, उससे हट के अगर कंपनी को कोई रेवेन्यूज हासिल हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर अपीयर होते हैं। जिस तरह परचेजेस लेस रिटर्न डेबिट साइड के ऊपर आता है ट्रेडिंग में, बिल्कुल उस तरह सेल्स लेस रिटर्न्स ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये दो जगह पे याद रखें प्लेस किया जाता है अगर एडजस्टमेंट में गिवन है। एक तो ये है कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर और दूसरा ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेड के अंदर, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। The statement which shows the net balance of indirect expenses and indirect revenue is called profit and loss account। यानी कि डेबिट साइड के ऊपर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, और इनका जो बैलेंस है नेट बैलेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर किया जाता है और इस तमाम को जो जिस अकाउंट में बनाया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। परचेजेस, वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड इज कंसिडर्ड एज, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कंसिडर होंगे। सेल्स इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट रेवेन्यू। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड है जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें प्लेस होते हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर डायरेक्ट रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्लेस किए जाते हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। सैलरीज एंड वेजेस आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे एक बात का ख्याल रखें कि अगर सैलरीज पहले लिखी हुई हैं, वैसे अगर अलग अलग करके देखें तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस के अंदर ये इकट्ठे भी लिखे होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर पहले सैलरीज लिखा हुआ है तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर पहले वेजेस लिखा हुआ है तो फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज, डिस्काउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कमीशन एंड डिस्काउंट पेड बोथ आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Outstanding indirect expenses are added to respective indirect expense
हेड्स एंड फर्दर एडेड टू। आउटस्टैंडिंग को पहले तो समझ लें। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस आप पे ड्यू हो चुका है, ये आपने पे करना है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज हैं, 5000 आपने पे कर दी है, 2000 आपने अभी पे नहीं की लेकिन आपके ऊपर पे करना ड्यू हो चुका है। तो एक तो ये 2000 5000 में ऐड हो जाएगा, जो कि बात यहाँ पे की जा रही है कि आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड टू रिस्पेक्टिव इनडायरेक्ट एक्सपेंस हेड्स एंड फर्दर एडेड टू लायबिलिटीज, क्योंकि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है कि यू विल हैव टू पे दैट 2000 रुपीज, तो आपकी ये लायबिलिटी भी है। एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड रेवेन्यू क्या है कि जो आपको मिलना ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं, ऑपोजिट है इसका। तो ये आपका एक तो बिल्कुल उसी तरह रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड हो जाएगा और दूसरे नंबर पे ये फर्दर एसेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा कि ये आपको अभी मिला नहीं है लेकिन ये आपको मिलेगा, ये ड्यू हो चुका है दूसरी पार्टी के ऊपर, दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखें एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पे ये ट्रीट किया जाएगा। एक तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाएगा और दूसरे नंबर पे ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो ए और सी दोनों हैं, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। देन वियर एंड टियर वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो टेंजेबल एसेट है आपका जिसको आप छू सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी है, वो आपके लिए टेंजेबल एसेट है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें टूट फूट होती है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, गिरती है, तो वो वैल्यू का कम होना या गिरना वियर एंड टियर वैल्यू कहलाता है। तो इसकी जो वियर एंड टियर वैल्यू होती है टेंजेबल एसेट की, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इनटेंजेबल एसेट उलट हो जाएगा इसका, इनटेंजेबल एसेट की जो वैल्यू का कम होना है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इनटेंजिबल एसेट की कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप देखें कि अगर किसी कंपनी के पास है तो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आउटडेटेड होते हैं, तो उनकी आउटडेटेडनेस जो है वो रिडक्शन इन द वैल्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, अमोर्टाइजेशन। इसके बाद आ जाता है जी बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ दैट एसेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, बुक वैल्यू क्या है जी? बुक वैल्यू जिस वक्त आप एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जिस वक्त आप मौजूदा वक्त तक जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो आप इकट्ठी करके उस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगी। डेप्रिसिएशन, the word depreciation is associated with only one time period but accumulated multiple time period. Depreciation is considered as indirect expense, ये आपका indirect expense है। और cost of tangible asset minus accumulated depreciation is placed under fixed asset। जिस वक्त लेट्स सपोज यहाँ पे इन दो तीन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, उसकी कॉस्ट थी 5000 और उसकी जो डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट की जी 1000, और अब आप इस 5000 1000 को कैसे ट्रीट करेंगे? डेप्रिसिएशन 1000 आपकी ट्रीट होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जिस वक्त उस एसेट की वैल्यू को फिक्स्ड एसेट के अंदर बैलेंस शीट में आप ट्रीट करेंगे तो 5000 माइनस 1000 एंड रिमेनिंग वैल्यू 4000 इज योर बुक वैल्यू। फिर इसी तरह गुड्स और अमाउंट ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड, इफ एनी गुड और अमाउंट इज ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा या कोई गुड्स बीच में से निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। विच बैलेंस और बैलेंसेस आर कंसिडर्ड एज लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है आपकी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, तीनों लायबिलिटीज हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने हैं, बिल्स पेबल वो लोग हैं जिनको आपने बिल्स देने हैं,
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हैं जो आप पे ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए, तो ये तीनों की तीनों लायबिलिटीज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अगर सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो गुड्स आपने बेचे हैं उसमें से, बड़ी सादा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें से अगर आप उन गुड्स पे उठने वाले जो अखराजात हैं उनको माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो रिमेनिंग आपका जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन है अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो ग्रॉस लॉस आपका कंसिडर होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये दोनों आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर की जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स आर एक्रूड रेवेन्यू, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल। एक्रूड रेवेन्यू वो है जो आपको मिलना है, अभी मिला नहीं, एसेट है आपका। क्लोजिंग स्टॉक आपका पहले डिस्कस हो चुका है, ये भी एसेट है। बिल रिसीवेबल ये भी आपका एसेट है, तो ये तीनों के तीनों एसेट है। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर कार, प्रॉपर्टी, प्लांट, और भी हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ये तमाम आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। अनदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। ब्रिटिश अकाउंटिंग के अंदर हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम इसका नाम इनकम स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। लॉस अगर आपको हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इफ देयर इज अ लॉस देन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट लॉस फ्रॉम कैपिटल in which is given in the liability side of the balance sheet. फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिट। अगर प्रॉफिट आपको होता है तो उसका जो फेवरेबल बैलेंस है वो क्रेडिट है, और अगर आपको लॉस होता है तो उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। When a person or business lend goods on credit to the other person or entity, that person or entity is called sundry debtor. अगर आपने किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे शख्स को उधार आपने गुड्स दिए हैं, तो वो जो एंटिटी है, वो जो शख्स है, वो उतनी अमाउंट के लिए आपका सन्ड्री डेटर है, उसने आपको पे करना है। व्हेन वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अदर पर्सन, उलट हो जाएगा इसका, इस कॉन्सेप्ट का, कि अगर आप बाय करते हैं, बेचते नहीं है बल्कि बाय करते हैं क्रेडिट के ऊपर गुड्स किसी दूसरे शख्स से या एंटिटी से, तो वो शख्स या एंटिटी आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर कंसिडर होगा, और ये लायबिलिटी है आपकी। सन्ड्री डेटर्स एसेट है और ये लायबिलिटी है। ईच ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस इज कंसिडर्ड एज डैश फॉर नेक्स्ट ईयर। हर साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किया जाता है। यहां तक थे ये इसके आपके फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज। अगर आप मजीद थोड़ा अपना नॉलेज को इसमें इंक्रीज करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है कि आप बीकॉम पार्ट 2 का जो एडवांस फाइनल अकाउंट्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें फर्स्ट 50 तो यही होंगे, लेकिन उसके बाद जो अगले 20 हैं वो आपके नॉलेज में मजीद इजाफा करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो मजीद इसके और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो लेके आऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर प्रीवियस पेपर्स के पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए जा रहे हैं, वो भी आने वाले चंद दिनों के अंदर 2019 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ ज़रूर करें, क्योंकि जो पेपर्स हैं वो अभी तक कोई क्लियर सिनेरियो अभी तक नहीं है कि आया कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे या कि वो मैनुअल जो एक ट्रेडिशनल पेपर सिस्टम है उसको फॉलो किया जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन दोनों के ऊपर रखें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी तक कोई सिचुएशन जो है वो इस कोविड-19 की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। या तो एमसीक्यूज बेस्ड किया जाएगा, जिसका इम्कान कम है। उसकी वजह ये है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो कुछ उनका इम्कान जो है वो बहुत कम है। कि फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम्स की बात की जाए तो इतने सिस्टम्स कहाँ से लाए जाएंगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास नेट के इशू हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर अगर मैं प्रोबेबिलिटी का जिक्र करूं तो
तकरीबन 60% प्रोबेबिलिटी मैं यही कंसिडर करूँगा कि MCQ बेस्ड पेपर्स होना ज़रा मुश्किल है। तो जो ट्रेडिशनल वे है जो पेपर्स देने का, उसके ऊपर भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़ाहिर है कि पेपर्स हैं, आपके पूरे साल की मेहनत है, वो तो आपने देने ही हैं किसी ना किसी सूरत में। और ना ही कोई इस तरह का कोई लॉ है कि आप विदाउट असेसमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल पास कंसिडर किए जाएं। ये भी एक बड़ा मुश्किल सा है कि ये कैसे होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो अपनी तरफ से जो भी प्रिपरेशन है इसकी जारी रखें, हमसे जो कुछ हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू।